बाहर जोर से बारिश हो रही है। इतनी बारिश में गांव के बीचों बीच एक चाय की दुकान पे रामलाल हाथ पे चाय रखकर धीरे से चुस्कियां लेकर इस ठंडी मौसम का महसूस कर रही है। इंडियन लोगों का ये एक शौकीन आदत है कि बारिश की मौसम पे चाय और पकौड़ा खाने की। चाय के साथ रामलाल गहरी सोच में डूबा हुआ है, मानो जैसे कोई गंभीर बात हो। ये सब उसकी चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतने में चाय वाला सुरेश बोला, अरे रामलाल, क्या सोच रहे हो? तेरे चेहरे को देखकर ये पता चल रहा है कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है। आखिर बात क्या है? थोड़ा मुझे भी बताओ रामलाल। ये सुनकर रामलाल गहरी आवाज़ से सुरेश को बोला, अरे सुरेश, मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर से बारिश को देखकर मुझे मेरी बचपन की याद आ गई। कितनी अच्छा था वो दिन। दिन भर खेलो और रात होने के बाद सो जाओ। ये सब सोचकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अरे यार रामलाल, तू भी ना मुझे खामोखा डरा ही दिया। मुझे ऐसा लगा कि तेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तू आज इतनी खामोश है। सुरेश इतना कहा ही था कि इतने में रघु हाथ में छाता लेकर दुकान के पास पहुंचती है। सुरेश ने देखा कि रघु के मुंह पर डर साफ झलक रही है। ये देखकर वो कुछ पूछने ही वाला था कि इतने में ही रघु ने बोला, अरे माधव रामलाल, तुम्हें पता है क्या, हमारी गांव की मुखिया की मौत हो गई। ये सुनकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो उठे। थोड़ी देर के लिए चाय की दुकान मानो शांत पड़ गई। सिर्फ बारिश की आवाज मानो एक भयानक डर में बदल गई। ये सुनकर रामलाल बोला, अरे भाई रघु, ये तू क्या बोल रहा है? गांव की मुखिया की मौत हो गई। मैं कल ही उनसे बात किया था, तब तो वो ठीक थे, लेकिन अचानक उन्हें क्या हो गया जिस कारण उनका मौत हो गया? रामलाल की ये प्रश्न फिर से सबकी मुंह पर खामोशी ले आई। सब बात शांत में बैठे हुए थे। इतने में ही रघु बोला, पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, लेकिन उनके नौकर बोल रहे थे कि मुखिया अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आने के बाद अचानक आकर बिस्तर पर सो गए और फिर कुछ देर बाद नींद में कुछ बड़बड़ाए और फिर वो मर गए। ये सब सुनकर तीनों में डर जागृत हो उठा और फिर धीमी आवाज से माधव ने पूछा, अरे राघव, आखिर मुखिया नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? कहीं वो उस छतरी के बारे में बात कर रहे थे क्या? ये सुनकर रघु बोला, अरे हो, मुखिया किस छतरी के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे उस छतरी को नहीं लाना चाहिए था। लेकिन तुझे कैसे पता चला उस छतरी के बारे में? आखिर क्या है वो छतरी और उसमें क्या राज छुपा है? अरे भाई, अब मुझे सारी बात समझ आ गई। अब मैं बताता हूँ आखिर मुखिया के साथ क्या हुआ था और मुखिया कैसे मरे और वो छतरी का राज क्या है। ये बोलकर सुरेश अपनी बातें जारी रखी। शाम का समय है। मुखिया अपनी पत्नी को मायके छोड़कर घर की तरफ लौट रहे थे। तब मौसम एकदम साफ था, इसीलिए मुखिया हाथ पे कुछ भी लेकर नहीं आए थे। मुखिया अपनी ससुराल से थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि अचानक मौसम बिगड़ गई और फिर बारिश होने लगा। बारिश से बचने के लिए मुखिया जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अरे, ये बारिश को अभी होना था। ससुराल से लौटते वक्त मौसम एकदम साफ था, बारिश का कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन अचानक इतनी जोर से बारिश होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी बारिश और अंधेरे में घर जाना मुमकिन नहीं है। लगता है मुझे आज इस जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी। मुखिया ऐसे ही खुद ब खुद बोलने लगा। अचानक ये बारिश होना
मानो जैसे धीमे आवाज से बोल रही है, कुछ बड़ी संकट आने वाली है। मुखिया पेड़ के नीचे बारिश रुकने की इंतजार कर ही रहे थे कि इतने में एक बूढ़ा आदमी हाथ में छतरी लेकर उस पेड़ के नीचे आई। उस बूढ़े आदमी को देखकर पता चल रहा था कि मानो जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। वो बूढ़ा आदमी आने के बाद मुखिया को जोर से ठंडी महसूस हुआ, मानो जैसे उनका पास में कोई एक बड़ा बर्फ का पत्थर रख दिया हो। लेकिन मौसम ठंडी होने के कारण मुखिया उसे नज़रअंदाज करके उस बूढ़े आदमी को कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में वो बूढ़ा बोला, अरे बेटा, कौन सी गांव का हो तुम? ये सुनकर मुखिया बोला, अरे चाचा, मैं माधवगढ़ गांव से हूँ। जोर बारिश के कारण इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। बारिश छोड़ने के बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। अरे बेटा, माधवगढ़ यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर होगा। इतनी रात और बारिश में आखिर तुम कैसे जाओगे अपने घर? इसलिए तुम एक काम करो, ये छतरी लेकर अपने घर चले जाओ। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। वो बूढ़ा को देखकर मुखिया को तरस आ रहा था। अगर मैं ये छतरी लेकर घर चला जाऊँ तो ये बूढ़ा चाचा घर कैसे जाएगा? ये सोचकर वो बोला, अरे नहीं नहीं चाचा, मैं ठीक हूँ। बारिश रुकने के बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। तुम्हारी उम्र हो गई है, अगर तुम मुझे ये छतरी दे दो तो तुम कैसे घर जाओगे? अरे बेटा, मेरी चिंता मत करो, यहीं पास में मेरा घर है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन तुम्हारी घर बहुत दूर है। अगर तुम ये छतरी लेकर ना जाओ तो आज रात यहीं गुजारना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि आज ये बारिश रुकेगी? बूढ़े की आवाज़ सुनकर मुखिया थोड़ा डर गया और ज़्यादा कुछ भी ना सोच के वो छतरी लेकर वहाँ से निकल पड़ा अपने घर की तरफ। अब मुखिया को लग रहा था कि जल्द ही वो घर पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज उनका आखिरी रात होने वाली थी। मुखिया बारिश की आवाज़ को सुनते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन मुखिया थोड़ी देर इसे नज़रअंदाज कर दिए। उन्हें लगा कि शायद थकान के कारण उन्हें ये लग रहा है। लेकिन मुखिया अपनी कदम जितनी आगे की ओर बढ़ा रहे थे, उन्हें उतना लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रही है। इस बार मुखिया उसे नज़रअंदाज ना करते हुए एक जगह पर रुक गए और पीछे मुड़कर देखे तो एक भयानक दृश्य पर उनका सामना हुई। वो देखे कि जिन बूढ़े आदमी ने उन्हें छतरी दिया था वो उनका पीछा कर रही है। लेकिन डरावनी वाली बातें ये थे कि ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। शरीर एकदम काला पड़ चुका था और मुंह पर कटने की निशान, मानो जैसे कोई उन्हें चाकू से हमला किया है, जो कि देखने में बहुत भयानक लग रही थी। इतने में वो बूढ़ा बोला, अरे बेटा, तू मेरा छतरी लिया है, अभी तू मेरा बच्चा है, इसीलिए तू मेरे साथ मेरी घर चल। ये सब देखकर मानो जैसे मुखिया डर से जम गए और उनका शरीर ठंडा पड़ रही थी। लेकिन खुद को बचाने के लिए मुखिया उस छतरी को नीचे फेंककर बांह से जोर लगा के अपने घर की ओर भागे। और फिर क्या हुआ ये सब आप सभी को पता है। सुरेश से ये सारी बातें सुनकर माहौल एकदम डर में बदल गया। अब वो छोटी सी दुकान मानो जैसे कब्रिस्तान लग रहा था। बस ये तीनों डर से अपने आप को देख रहे थे। इतने में ही रामलाल बोला, अरे सुरेश, ये सब बातें तुझे कैसे पता चला और तू कैसे यकीन के साथ ये सारी बातें बता रहा है? और तेरा कहना है कि मुखिया उस छतरी को लेकर गलती कर दिए, अगर वो छतरी नहीं लेते तो क्या होता? अरे भाई, ये बातें एकदम सच है।
क्योंकि ये घटना मुखिया के साथ नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ घटी है। इस घटना से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है और ये जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ मेरे साथ घट चुका है। तू क्या बोल रहा है? ये घटना तेरे साथ घट चुकी है? तो फिर तू बचा कैसे और ये सब बारे में तुझे कैसे पता चला? ये सुनकर सुरेश अपनी साथ घटी उस भयानक रात के बारे में उन्हें बताती है। सुरेश मार्केट से अपनी काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था कि अचानक जोर से बारिश होने लगी। इस बारिश से बचने के लिए सुरेश एक बड़ी पेड़ के नीचे खड़ा होकर के खुद को बारिश से बचा रहा था। इतने में ही उसका नजर जाती है एक पुरानी घर की ऊपर। ये देखकर वो बोला, अरे कितनी देर आखिर इस पेड़ के नीचे खड़ा रहूँगा? वैसे भी ये मौसम ठंडी होने के कारण मुझे जोर से ठंडी लग रही है, इसलिए मुझे घर के पास जाकर कुछ मदद मांगना होगा। ये कहकर सुरेश उस घर के पास जाने लगा और वहाँ पहुंचकर एक आवाज़ लगाया, क्या कोई घर पर है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? कृपया मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा इस बारिश से बचने के लिए अपने घर पर जगह दो। बस बारिश खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सुरेश इतना बोलने के बाद अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे बेटा, तुम जो कोई भी हो, बिना डरे अपना ही घर समझकर घर के अंदर आ जाओ। अगर एक इंसान दूसरी इंसान की मदद ना करे तो वो इंसान होने का क्या फ़ायदा है? ये बातें सुनकर सुरेश थोड़ा खुश हो जाती है और फिर घर के अंदर जाती है। वो घर के अंदर जाने के बाद उसे एक अजीब सा सड़ा हुआ गंध आया, मानो जैसे किसी जानवर या कोई इंसान का मौत यहाँ पर हुई थी और घर की कुछ कुछ जगह पर तो खून के निशान थे। ये देखकर सुरेश थोड़ा आश्चर्य हो उठा और इतने में ही एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोलती है, अरे बेटा, तुम इसे अपनी घर समझो। देखो बेटा, बाहर जोर से बारिश हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि ये बारिश रुकने वाली है, तो तुम एक काम करो, आज की रात तुम यहीं पर गुजार दो। अरे नहीं नहीं चाचा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि कल सुबह मुझे अपनी दुकान खोलना है। वैसे भी ये बारिश के कारण आज मैं दुकान खोल नहीं पाया, इसलिए मैं 1 घंटा यहाँ इंतज़ार करूँगा। अगर बारिश ना भी रुके तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, जाते वक्त पास में रखा हुआ ये छतरी लेकर घर चला जाना, ये तुम्हें बारिश से ज़रूर बचाएगी। छतरी के बात सुनकर सुरेश की नज़र जाती है पास में रखा हुआ छतरी के ऊपर। उसने देखा कि उस छतरी में खून लगा हुआ है। ये सब देखकर वो बहुत डर गया और यहाँ से निकलने के लिए मन बना लिया और चालाकी से बोला, अरे चाचा, बारिश में भीगने के कारण मुझे ज़ोर से ठंड लग रही है। क्या तुम मुझे 1 कप चाय लेकर दे सकती हो? इससे थोड़ा मुझे अच्छा महसूस होगा। अरे बेटा, तुम कुछ देर यहाँ बैठकर इंतज़ार करो, तब तक मैं चाय बनाकर ले आता हूँ। बूढ़ा ये कहकर चाय बनाने के लिए वहाँ से चला गया और सुरेश इसी मौका का फ़ायदा उठाकर वहाँ से अपनी घर की तरफ भागा। अगर मैं उस दिन उस जगह पर रुकता और वो छतरी लेकर घर लौटता तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता। ये सारी बातें सुनकर रघु ने नज़रअंदाज करते हुए बोला, क्या यार सुरेश, तू भी ना ये सब कहानी में अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगा, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि मुखिया शायद कोई बीमारी के कारण मरे होंगे। तो अच्छा होगा तू ये तेरी बनाया हुआ कहानी किसी को बताना मत, वरना लोग तुझे खामोखा पागल समझेंगे। अरे रघु, मैं सच बोल रहा हूँ,
ये कोई मेरा बनाया हुआ कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। मैं इसीलिए इस बारे में किसी को बता नहीं रहा था क्योंकि लोग मेरी बातों को भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आज वैसा ही कुछ होता देखकर मैं तुम्हें बोल दिया। ये सब सुनकर रघु सारी बातों को अनदेखा करके छतरी लेकर वहाँ से अपनी घर की ओर निकल पड़ा। वो रास्ते पे बस सुरेश की बातें सोचकर मन में हंस रही थी। उसे उस बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ऐसा सोचते हुए कुछ देर आगे बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से एक आवाज आया, अरे रुक जा बेटा और मेरे साथ मेरी घर चल। ये सुनकर रघु पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही बूढ़ा आदमी जिसके बारे में सुरेश ने बताया था। शरीर एकदम काला और मुंह पर कुछ चोट का निशान। ये देखकर रघु बहुत जोर से डर गया। अरे बेटा, तुम मेरी छतरी लिए हो, इसीलिए तुम आज से मेरी बच्चा हो, तो चलो मेरी घर। अरे चाचा, ये तुम्हारी छतरी नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरी छतरी ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये कहकर रघु जोर से अपनी घर की ओर भागने लगती है और फिर उसकी हालत वैसी हुई जैसे मुखिया की हुई थी। रघु ये छतरी रास्ते से किसी अनजान छतरी के दुकान से खरीदी थी और ये छतरी उस बूढ़ा आदमी का था। अजय एमबीबीएस करने के बाद उसका पहली नौकरी माधवगढ़ नाम का एक छोटी सी गांव पे हुई थी। गांव पे नौकरी करने के लिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि अजय बचपन से ही शहर में पला बड़ा है और उसके लिए गांव पे रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन ये नौकरी वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि नौकरी के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस कारण ना चाहते हुए भी उसे गांव पे नौकरी करना पड़ा। गांव पे आज उसका पहला दिन था, इसीलिए गांव की गर्मी के साथ मच्छर काटने पर उसे ठीक से नींद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो थोड़ा गांव के बाहर घूमने के लिए मन बना लिया। ऐसा सोचते हुए वो गांव के बाहर निकल पड़ा ठंडी हवा खाने के लिए। पहली बार इतनी साफ हवा उसके शरीर को छू रही थी। इस कारण अजय को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे इतनी अच्छा लगा कि वो कदम बढ़ाते हुए गांव से थोड़ी दूर आया था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी ने उसे रोका और बोला, अरे बेटा, लगता है इस गांव पे तुम नया हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है और तुम इतनी रात को अकेला इस गांव पे घूम रहे हो। अच्छा होगा जल्दी घर लौट जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर अजय थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। पहली बार इस तरह की बातें वो सुन रहा था। ये सुनकर वो बोला, अरे चाचा, आखिर बात क्या है? तुम मुझे घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? इस गांव पे क्या हो रहा है और तुम मुझे किससे डरकर घर जाने के लिए बोल रहे हो? थोड़ा मुझे विस्तार से समझाओ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा डर और धीमी आवाज से बोलने लगा, अरे बेटा, अभी उसकी आने का समय हो गया है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर तुम यहाँ से ना जाओ तो तुम्हें पता चल ही जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम आज जिंदा रहे तो दोबारा मुलाकात होगी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर अजय थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर बात क्या है। वो इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक भयानक चीज पे पड़ी। वो देखा कि
जिस बूढ़े आदमी से वो अभी बात कर रहा था उसे कोई खींचता हुए जंगल की ओर ले जा रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि बूढ़ा को कोई खींच नहीं रहा था, लेकिन वो खुद ब खुद खींचते हुए जंगल की ओर जा रहा था। ये दृश्य देख के मानो जैसे अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन इंसानियत के खातिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस बूढ़ा आदमी का पीछा करने लगा। लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद अचानक वो बूढ़ा आदमी जंगल में कहीं गायब हो गया। ये देखते हुए अजय एक जगह पर रुक गई और बोला, अरे ये हो क्या रहा है इस गांव पे? आखिर कौन था ये बूढ़ा आदमी और कौन उसे खींच रहा था? और ये सारी गांव के लोग आखिर रात होने के बाद गांव से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? ये सारी बातें सोचकर और देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अजय ये सब कुछ मूवी में देखा था, लेकिन पहली बार ये नज़ारा अपने सामने देखकर इतनी सवाल उसकी मन में आ रही थी कि मानो जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। सुबह होने के बाद अजय अपनी चेयर पर बैठते हुए कल रात में घटी सारी बातें सोच रहा था। अरे अगर मैं इस तरह रात के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो क्या था, कौन था, इस बारे में जानने के लिए मुझे गांव वालों के पास जाना पड़ेगा। गांव वाले से ये बातें बोलकर मुझे सारी बातें जानना होगा, तभी जाकर थोड़ा राहत मिल पाएगा। ऐसा कहते हुए अजय गांव के लोगों के पास जाने लगा। लेकिन गांव पहुंचकर देखा कि गांव वाले सब अपनी काम कर रहे हैं, मानो जैसे गांव पे कुछ हुआ ही ना हो। गांव पे एक आदमी का मौत होना मैं एक अजनबी होकर मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन गांव वालों को थोड़ा सा भी दुख या अफसोस नहीं हो रहा है। ये सब देखकर अजय थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए एक आदमी के पास जाकर पूछता है, अरे भाई साहब, ये गांव पे आखिर चल क्या रहा है? आखिर लोग अजीब तरह से क्यों पेश आ रहे हैं? बात क्या है? और हाँ, तुम सब रात होने के बाद गांव से बाहर निकलते क्यों नहीं हो? और कल रात में जो बूढ़ा आदमी मरा वो कौन था और उसे कौन खींच रहा था? ये सब सुनकर मानो वो आदमी चुप सा हो गया। उसकी चेहरे पर मानो डर साफ झलक रही थी। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी वहां से चला गया। ये देखकर अजय थोड़ा आश्चर्य हो उठा, लेकिन इतने में ही उसका नजर गया गांव पे बैठा एक बूढ़ा आदमी के ऊपर। ये देखकर अजय उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बोला, अरे चाचा, मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा। अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। अरे बेटा, आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। अगर मैं उस बारे में जानता होगा तो बताऊंगा, वरना मैं तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे चाचा, आखिर इस गांव पे चल क्या रहा है? लोग यहाँ पर इतने अजीब क्यों हैं? और रात पे आखिर क्या चल रहा है इस गांव पर? कृपया मुझे थोड़ी विस्तार से समझाइए, वरना इस गांव के बारे में सोचकर मेरी माथा फूट ही जाएगा। ये बातें सुनकर बूढ़ा आदमी का मन जैसा गुमसा हो गया, लेकिन पैसे की लालच ने उसे बोलने को मजबूर कर दिया। अरे बेटा, आज से बहुत साल पहले की बात है। तब शायद मैं 6 या 7 साल का हुआ था। उस समय एक छोटी जात का महिला अपनी गांव की मंदिर में चला गया। इसे देखकर गांव के लोग बहुत गुस्सा हो गए और उसे पेड़ पर बांधकर आग लगा दिया, जिस कारण वो मर गया। तब से लेकर आज तक गांव पे बहुत लोगों की मौत हो रही है। इस कारण हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं है। आज भी उसका गुस्सा बरसात बनकर गांव पे बरस रही है। उससे डरकर कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है। और हाँ, और एक बात,
वो दलित लोगों का कुछ भी नहीं करता और बाकी ऊंची जात वालों को ऐसी मौत देती है कि मानो आत्मा कांप ही जाएगा। ये सारी बातें सुनकर अजय को ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई मूवी देख रहा हो। वो चाहता तो इस बात को यकीन नहीं करता, लेकिन वो उसे अपनी आंखों से देखा था। अजय एक डॉक्टर था। उसका काम है लोगों की जिंदगी बचाना, चाहे वो मेडिसिन से इलाज करके हो या फिर इस डायन से लड़कर हो। अजय अपने मन में सोच लेता है कि कैसे भी करके वो उस डायन से गांव वालों को बचाएगा और उन्हें पहले की तरह जिंदगी देगा। ये सोचकर अजय रात होने की इंतजार किया और रात होने के बाद अजय गांव के बाहर निकल पड़ा और उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहां पर कल वो बूढ़ा आदमी को देखा था। हालांकि अजय अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन इंसानियत के खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दी। आखिर कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों ना चला जाए, लेकिन इस गांव पे और कभी जान जाने नहीं दूंगा। आखिर कितने दिन गांव वाले अपने घर पर छुप कर बैठेंगे। हे भगवान, मुझे इस डायन के साथ लड़ने के लिए ताकत देना, जैसे मैं गांव वालों की मदद कर पाऊंगा। अजय इतना कहा ही था कि अचानक उसकी नजर जाता है पिछली रात की तरह एक आदमी को कोई घसीटा हुआ लेकर जा रही है। ये देखकर अजय उसका पीछा करने लगा, लेकिन पिछली रात की तरह इस बार भी सेम हुआ। मतलब अचानक वो आदमी कहाँ गायब हो गया। ये देखकर अजय अपने आप को कोसने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर एक लोगों की जान चली गई। मैं रक्षक बनकर यहाँ आया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे इन गांव वालों को बचाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। अजय फिर से एक लोगों को अपने सामने मरता हुआ देख के वो बहुत दुखित हो उठता है और अगले दिन सुबह फिर अपनी चेयर पर बैठकर रात के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक पेशेंट उसके पास आया। उस पेशेंट को देखकर ये पता चल रहा था कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, तो अजय ने सोचा ये जरूर उसका मदद कर सकता है। ये सोचकर वो बोला, अरे भाई, तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि तुम इस गांव पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हो और इन सब गांव वाले से तुम्हारा सोच जरूर अलग होगा। इसीलिए मैं तुम्हारी गांव के बारे में तुम्हें कुछ पूछूंगा। अगर तुम मुझे अच्छे तरीके से सब कुछ बताओगे तो मैं तुम्हारी गांव वालों की मदद कर सकता हूँ। अजय बातें सुनकर वो पेशेंट बोल उठा, अरे सर, मैं आपको सब कुछ इस गांव के बारे में बताऊंगा। बस आप मुझे पूछिए क्या जानना चाहते हो। अगर बात आए गांव के लोगों को बचाने का, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अजय थोड़ा खुश होकर पूछने लगा, अरे भाई, मुझे बस ये बताओ कि उस डायन को इस गांव से निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और वो डायन रात पे गांव से निकला, हर आदमी को गांव से उठाकर ले जाता है, लेकिन सिवाय मुझे छोड़कर। आखिर ऐसा होता क्यों है और वो डायन मेरा पास क्यों नहीं आ रहा है? ये सुनकर सामने खड़ा हुआ पेशेंट बोला, सर, इस डायन को गांव से कैसे निकाला जाए मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार मैं गांव की बुजुर्ग लोगों की बातें सुनी थी कि अगर कोई डायन को समझा पाए कि वो जिन लोगों से प्रतिशोध लेना चाह रही है वो लोग कब का मर चुके हैं और इन बेगुनाह लोगों को मारना छोड़ दे, अगर कोई उसे समझा सकते तो डायन गांव से निकल जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये काम करेगा, क्योंकि डायन आज तक किसी को बात करने का मौका दिया ही नहीं है। वो जिसे देखता है उसे मार देता है। और हाँ, ये काम एक दलित आदमी, मतलब एक छोटी जात का आदमी कर सकता है, क्योंकि वो डायन
सिर्फ बड़े जाति के लोगों को उठाकर ले जाती है। ये सुनकर अजय को थोड़ी सी बात समझ आ गया कि डायन इसीलिए उसका कुछ करता नहीं है क्योंकि वो एक छोटी जात का आदमी है। ये सारी बातें सुनकर उसकी मन में हिम्मत जाग उठी उस डायन को गांव से निकालने के लिए। ये सब सोचकर वो रात होने का इंतजार किया और रात होने के बाद वो उस जगह पर निकल पड़ा जहां पर वो 2 दिनों से डायन को देख रही थी। लेकिन आज वो रास्ते के किनारे खड़ा ना होकर के रास्ते के बीच में खड़ा होकर डायन की इंतजार किया और कुछ देर बाद अजय का सामना हुआ उस चीज का जिसे वो 2 दिनों से देखने की कोशिश कर रहा है, मतलब डायन को। वो देखा एक काली परछाई उसके सामने आकर रुक गई। ये सब अजय देखकर मन में डर होते हुए भी वो थोड़ी सी खुद को संभाल के वो डायन को समझाने के लिए बोला, अरे ए बहन, मैं भी तुम्हारा तरह एक छोटी जात का हूँ। इसी वजह से तुम मेरा कुछ भी करते नहीं हो। बस मुझे अपनी भाई समझकर थोड़ी देर मेरी बात सुनो। देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसके लिए पूरी गांव शर्मिंदा है। और हाँ, तुम्हें जिन लोगों ने जलाकर बेरहमी से मारा था उन लोगों को तुमने कब का मार चुका है। अब तुम जिसे मार रहे हो वो बेगुनाह है। एक बार तुम सोच के देखो, तुम कुछ भी गलत ना करके भी तुम्हारी जान गई और तुम्हारे साथ जो हुआ तुम इनडायरेक्टली गांव वाले के साथ वैसा ही कर रहे हो। थोड़ा सोच के देखो, क्या यही सही बात है? और हाँ, अब एक गांव वाले ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं करते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन तुम्हारा डर कहीं ना कहीं उन सब की एकता को नष्ट कर रही है। अगर मेरी बात आपको थोड़ा सा भी समझ आई तो इस गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना गांव वालों के साथ साथ मुझे भी मार दो। अजय इस तरह समझाने पर अचानक वो काली परछाई वहां से गायब हो गई और फिर सब कुछ ठीक हो गया।